देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं जिन पे हम बात करेंगे। आज मैं आपको पहले चैप्टर और कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है वो आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 8 है e टू द पावर x log a प्लस e टू द पावर a log x प्लस e टू द पावर a log a। देखिए हमें इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। ये सारे क्वेश्चन सीधे सीधे फार्मूले पे हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट भी बताया था मैंने। कॉन्सेप्ट क्या बताया था हमने? कॉन्सेप्ट आपको बताया था मैंने कि अगर e टू द पावर जैसे देखिए कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि e टू द पावर log x इक्वल टू होता है x। कैसे आया है वो मैंने आपको बताया था। यानी e टू द पावर log है तो वो क्या होगा, e टू द पावर log x इक्वल टू x। ये कॉन्सेप्ट इसका हम यहाँ यूज करेंगे। एक फार्मूले का यूज करेंगे हम, log m टू द पावर n इक्वल टू n log m। ये फार्मूला होता है, आप जानते हैं, ये बहुत पहले से ये फार्मूला आपको पता है। लेकिन कहीं पे अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है कि n log m, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए n log m इक्वल टू log m टू द पावर n, यानी m पे पावर n है। अब देखिए इसी फार्मूले का हम यहाँ उपयोग करेंगे। सबसे पहले यही, जहाँ n log m लिखा रहेगा उसको क्या लिखेंगे, log m पे पावर n। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x log a, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है x log a। तो अभी हम log m टू द पावर n, x log a पे हम फार्मूला लागू कर रहे हैं, m log m टू द पावर n इक्वल टू n log m। यहाँ पे लिखा हुआ हमने फार्मूला। तो देखिए यानी log के जो बगल में है वो पावर के रूप में आ जाएगा। तो log a टू द पावर x, ये हो गया आपका log a टू द पावर x। उसी m log m टू द पावर n वाले फार्मूले को हम क्या लिखते हैं, n log m। तो n log m लिखा हुआ है तो log m टू द पावर n होगा। तो ये वही हो जाएगा आपका log a टू द पावर x। यहाँ क्या है दूसरा, e टू द पावर a log x। अब देखिए यही a क्या होगा, x पे पावर के रूप में आ जाएगा। तो log x टू द पावर a। ये देखिए यहाँ पे दिया है a log a, तो ये a जो है a पे पावर हो जाएगा, यानी e टू द पावर log a टू द पावर a। अब देखिए e और e पे जब भी log रहता है, e पे पावर के रूप में log रहता है, ऐसा नहीं हो कि 2 log 3 log x, ये नहीं, वो उसको हम ऊपर ले जाते हैं e और log। तो मैंने बताया था e टू द पावर log x इक्वल टू क्या होता है, x होता है। तो यहाँ e टू द पावर log x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा सीधे सीधे फार्मूले से। यहाँ e टू द पावर log x टू द पावर a है, तो e और log दोनों खत्म हो जाएंगे, क्या बचेगा, x टू द पावर a बचेगा। यहाँ देखिए e टू द पावर log e टू द पावर log a पे पावर a, तो e और log खत्म, a पे पावर a हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट दिख रहा था, लेकिन e टू द पावर log x इक्वल टू x का जो फार्मूला होता है उससे ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया। अब ऐसा हो गया कि सारे के सारे जो भी यहाँ पे 3 पद जुटे हुए हैं प्लस के साथ, उनका इंटीग्रेशन हम अलग अलग करेंगे और सीधे सीधे स्टैंडर्ड फार्मूले पे हैं तीनों। अब देखिए बाय लीनियर प्रॉपर्टी रैखिक गुण क्या कहता है, प्लस माइनस के साथ जुड़े हुए पदों को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन x dx, प्लस ये हो गया इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, प्लस इंटीग्रेशन a टू द पावर a dx।
अब x का क्या होता है इंटीग्रेशन, आपको मालूम है x का केवल क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1+1 अपान 1+1 प्लस यहाँ x टू द पावर a, देख लीजिए x टू द पावर a का क्या होगा, यहाँ x की पावर 1+1 अपान 1+1, तो ये आपका x²/2 हो गया। यहाँ x टू द पावर a है, a मीन्स एनी कांस्टेंट, और जो हम फार्मूला पढ़े हैं उस थोड़ी उसकी चर्चा कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n+1 अपान n+1, ये है। अब यहाँ n मीन्स n इज अ एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। यहाँ सीधे सीधे हम बात करते हैं किसी कांस्टेंट, किसी वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट पावर के रूप में होता है। n क्या है, n कोई कांस्टेंट है। तो अगर कहीं मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर a दे दिया, a भी क्या है, a भी एक कांस्टेंट है। हम जानते हैं दो तरह के कांस्टेंट होते हैं, एक तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट, दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट क्या होता है, जिनका मान फिक्स है, आप बदल नहीं सकते, जैसे 1, 2, 3 पाई, ये सारे क्या हैं, इनके मान फिक्स हैं। जैसे पाई कहीं भी है तो उसका मान कितना है, 22/7। ऐसा नहीं है कि उसको हम लिख सकते हैं कि 22/7 की जगह कोई दूसरा वैल्यू दे सकते हैं, नहीं, वो फिक्स है। जैसे 1 1 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा। लेकिन ये हुआ आपका एब्सोल्यूट कांस्टेंट। दूसरा हुआ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, जिनका मान हम अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं ax + b है, अब a का मान 2, ax जैसे मान लीजिए ये है आपका, थोड़ा सा देखिए, ax + 2 = हम मान लीजिए 0 कह रहे हैं, कोई इक्वेशन है। तो अब ये का मान हमारी इच्छा पे, हम यहाँ चाहे तो 3x + 2 = 0 लिख दें, 5x + 7x + 2 3x + 2x + जो भी चाहें, यहाँ a का मान अपनी तरह से हम स्वतंत्र हो जाते हैं, क्या रखेंगे, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। लेकिन यहीं अगर 3x + 2 = 0 हो गया, तो अब ये इसको नहीं बदल सकती, ये 3 का 3 ही रहेगा। तो ये अंतर है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और एब्सोल्यूट कांस्टेंट में। हम यहाँ पे बात कर रहे थे x टू द पावर a का, यहाँ थे हम, एक मिनट थोड़ा सा वेट करिए, यहाँ पे थे हम, x टू द पावर a, यानी सीधा सीधा फार्मूला वही है। x टू द पावर a का मतलब x टू द पावर n, n की जगह क्या है, a है, तो x टू द पावर a+1 अपान a+1 प्लस a टू द पावर a। आप जानते हैं a टू द पावर a कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के प्रोसेस से बाहर, फिर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है, केवल x होता है, तो यहाँ a टू द पावर a × x प्लस एक कांस्टेंट c। तो अब देख रहे हैं ये क्वेश्चन देखने में क्या है, काफ़ी लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप सही तरह से इसको समझते हैं तो काफ़ी इजी, 4 से 5 लाइन का क्वेश्चन है। तो इस बात का ध्यान रखिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, e टू द पावर log x = x, क्योंकि अगर ये आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपसे सॉल्व ही नहीं होगा, आप फिर अपना दिमाग लगा नहीं पाएंगे। तो ये आप याद कर लीजिए कि e टू द पावर log x = क्या होता है, x, e और log ये दोनों ख़त्म हो जाते हैं, क्या बचता है, केवल x। लेकिन कंडीशन यही होना चाहिए, e टू द पावर log x, ऐसा नहीं होगा e टू द पावर मान लीजिए a log x दिया तो भी आप ख़त्म कर दीजिए, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ a हमेशा log का जो गुणांक है वो 1 ही होना चाहिए, जिस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, तो आपका इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए ऐसे ही मेथड का, क्योंकि ज़्यादातर दिक्कत जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में होती है, थोड़ा सा समझने में ये दिक्कत करता है। यहाँ पे उसका दूसरा पार्ट उसी एग्जांपल का दिया हुआ है, ब्रैकेट में a टू द पावर x + b टू द पावर x का होल स्क्वायर अपान a टू द पावर x × b टू द पावर x, ये दिया हुआ है। अब देखिए, अब सबसे पहला काम है, हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab।
ए की जगह क्या है, ए टू द पावर एक्स है तो वो ए टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर, बी की जगह क्या है, बी टू द पावर एक्स है तो बी टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मतलब ए टू द पावर एक्स इंटू बी का मतलब बी टू द पावर एक्स डी एक्स। यहाँ हो गया ए टू द पावर 2x प्लस बी टू द पावर 2x प्लस 2a टू द पावर एक्स बी टू द पावर एक्स डी एक्स, पूरे का बटे ए टू द पावर एक्स। अब यहाँ कौन सा फार्मूला लागू किया हमने, यहाँ लागू किया ए पे पावर एक्स पूरे पे पावर 2। तो देखिए ये फार्मूला आप पढ़े हैं, ए टू द पावर एम पूरे पे पावर एन इक्वल टू ए पे पावर एम इंटू एन, यानी क्या हो जाएगा ए पे पावर एम एन। तो यहाँ क्या है, यहाँ ए टू द पावर एक्स पूरे का होल स्क्वायर किया हमने तो ए टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हुआ ए टू द पावर एक्स और उस पे पावर कितना 2, तो 2 और एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो गया ए टू द पावर 2x। उसी तरह बी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ भी देखिए बी पे पावर एक्स और पूरे पावर कितना 2, तो ये हो जाएगा आपका बी पे पावर 2x प्लस यहाँ देखिए 2a टू द पावर एक्स बी टू द पावर एक्स, अब पूरे का बटे ए टू द पावर एक्स। अब हम इनको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। देखिए ए टू द पावर 2x अपान ए पे पावर एक्स इंटू बी पे पावर एक्स अलग कर रहे हैं इनको, प्लस बी टू द पावर 2x अपान ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर एक्स प्लस 2 ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर एक्स अपान ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर एक्स। अब इनको हमने क्या किया, अलग अलग कर लिया। आप जानते हैं बाय लीनियर प्रॉपर्टी से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों में प्लस माइनस के साथ जुड़े हुए पदों का अलग अलग डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसके आगे देखिए यहाँ पे देखिए अब देखिए ए टू द पावर हमने क्या यहाँ किया था, सबको अलग अलग कर लिया। ए पे पावर 2x अपान ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर एक्स, ऊपर ए पे पावर 2x या इसको लिख सकते हैं ए पे पावर एक्स इंटू ए पावर एक्स, उसी का होल स्क्वायर हमने किया ही था यहाँ। तो इसका ए टू द पावर 2x में ए का एक घात क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी ए टू द पावर एक्स जो है वो x घट जाएगा, उसमें 2x माइनस एक्स हो जाएगा, तो कितना बचेगा ए टू द पावर एक्स अपान बी टू द पावर एक्स। दूसरे वाले में क्या है देखिए बी टू द पावर 2x अपान ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर एक्स। अब देखिए यहाँ b पे पावर 2x है, यहाँ b पे पावर कितना है x है, तो b पे पावर 2x माइनस एक्स, तो b पे पावर 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा b पे पावर x और नीचे क्या बचेगा ए टू द पावर x। यहाँ भी 2x घात है और नीचे कितना है x घात है, तो एक घात उसका क्या होगा x घट जाएगा 2x माइनस x हो जाएगा, तो क्या बचेगा b टू द पावर x। तो यहाँ भी b टू द पावर x बचा और नीचे क्या बचा a टू द पावर x। यहाँ देखिए 2a टू द पावर x इंटू बी टू द पावर एक्स अपान ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर एक्स, तो ए टू द पावर एक्स ए टू द पावर एक्स से बी टू द पावर एक्स बी टू द पावर एक्स से कट गया, तो कितना बचा 2, तो 2 डी एक्स। यहाँ देखिए अब ए पे भी पावर एक्स है बी पे पावर एक्स है, दोनों पे पावर एक्स है, तो हम क्या लिख सकते हैं ए बाई बी पे पावर एक्स, आप जानते होंगे। जैसे देख लीजिए अगर मान लीजिए 2 पे पावर 3 है और अपन थोड़ा सा हम ऐसा कर रहे हैं कि आपको ये पता चले, जैसे देखिए मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं 6/2 का होल स्क्वायर। देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ काट के कर रहे हैं, ये 2 3 जा 6 हो गया और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना 9। अब देखिए अलग अलग दोनों कर लीजिए, 6 का स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर,
तो 6 का कितना हो गया 36, 2 का कितना 4, तो 4 9 जा क्या होगा 36। तो देखिए दोनों कंडीशन में क्या है, वैल्यू वही आ रही है। तो अगर कहीं एक ही पावर है तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ अगर मान लीजिए ये दिया हुआ है a टू द पावर x अपॉन b टू द पावर x, दोनों पे एक ही पावर है, तो हम इसको क्या करेंगे a बाई बी पे पावर x। तो इसको लिख दिया हमने a पे पावर x अपॉन b पे पावर x को लिखा a बाई बी पे पावर x। ठीक है, उसी तरह यहाँ क्या है b पे पावर x अपॉन a पे पावर x, तो यहाँ क्या हो जाएगा b बाई ए, दोनों को एक साथ लिख लेंगे b बाई ए पे पावर कितना x और प्लस 2dx। अब देखिए हम थोड़ा सा बाइलिनियर प्रॉपर्टी इनको क्या करेंगे अलग कर लेंगे, अलग करिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ a बाई बी पे पावर x, a बाई बी पूरे होल पे पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b बाई a पे पावर x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये हो गया। तो अब देखिए फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है a बाई बी का मतलब केवल एक ही। अब ये कैसा क्वेश्चन है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं चर घातांकी, यानी जब वेरिएबल पावर के रूप में हो, वेरिएबल क्या हो पावर के रूप में हो। तो जैसे यहाँ पे हमने फार्मूला जो पढ़ा हुआ है, एक मिनट कि अभी हम बात कर रहे थे इसी पे कि a बाई बी इंटीग्रेशन ऑफ a बाई बी पे पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b बाई a पे पावर x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब यहाँ जो हमने एक फार्मूला आपको बताया था, फार्मूला क्या था कि हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx इक्वल टू a टू द पावर x अपॉन लॉग a बेस e, ये दिया हुआ है। अब देखिए ये फार्मूला हम पढ़े हुए हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx इक्वल टू a टू द पावर x अपॉन लॉग a बेस e, और इसी फार्मूले पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे a की जगह क्या है a बाई, जो कांस्टेंट है इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या होता है किसी कांस्टेंट पे वेरिएबल जो है पावर के रूप में होती है। हाँ कांस्टेंट a बाई बी है, पावर क्या है उस पर x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा a बाई बी पे पावर x अपान लॉग b बेस e प्लस यहाँ b बाई a है तो b बाई a पे पावर x अपान लॉग b बेस a और इंटीग्रेशन 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होगा 2x प्लस कांस्टेंट c। तो ये आपका जो इंटीग्रेशन दिया हुआ था कि आप पढ़ चुके हैं, मैंने आपको सब फार्मूले बताए थे। उसमें क्या होता है प्रतिस्थापन विधि में हम एक ऐसा प्रतिस्थापन करते हैं जिससे दिया हुआ इंटीग्रेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया भी था कि आप क्या याद करिए, आप जो है इस किसी भी फार्मूले को ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में याद कर लीजिए। जैसे मान लीजिए साइन ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साइन का होता है माइनस कॉस, ये ए एक्स प्लस बी अपान एक्स का कोफिशिएंट क्या है ये बटे में आ जाएगा यानी बाई ए। तो अब हम इसी तरह के क्वेश्चन की बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, और उसको हम देखते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट फार्मूले से कैसे करते हैं। अब देखिए
एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 1 क्या दिया हुआ है, दिया है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 4x माइनस 5 dx, ये दिया हुआ है। इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब देखिए हम प्रतिस्थापन यहाँ न करके क्या करते हैं कि सीधे सीधे ax प्लस बी का फार्मूला लागू करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax प्लस बी dx, ये हुआ। तो e पे जो पावर होता है उसका वही का वही रह जाता है, यानी e टू द पावर ax प्लस बी, और फिर x का जो गुणांक है a वो बटे में आ जाएगा, यानी 1/a। अब वही फार्मूला यहाँ भी लागू करेंगे। यहाँ भी देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पे देखिए e टू द पावर 4x माइनस 5। अब e टू द पावर 4x माइनस 5 ये है, तो e पे पावर जो भी पावर होता है उसका वही का वही रहता है, यानी e टू द पावर 4x माइनस 5 का e टू द पावर 4x माइनस 5। लेकिन x का जो कोफिशिएंट 4 है वो बटे में आएगा, यानी 1/4। तो हमने क्या लिखा, e टू द पावर 4x माइनस 5 अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट c। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, बिना प्रतिस्थापन किए सीधे ax प्लस बी वाले फॉर्म से कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो ये दिक्कत आएगी आपको। हम क्वेश्चन में कितना प्रतिस्थापन करेंगे, अगर इसी तरह से 2-3 को इकट्ठा करके दे दिया है या किसी बड़े क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन सीधे कर लेते हैं हम। एक दूसरा इसी तरह का एग्जांपल देखिए, सेक इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, अब फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ax प्लस बी, ये होता dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का tan ax प्लस बी, ये होता है। और बटे में क्या है, x का गुणांक क्या है a, तो बाई a, और प्लस कांस्टेंट c रहता ही है। यहाँ देखिए a और b के मान बदलते रहते हैं। यहाँ a की जगह 7 है, b की जगह -4 है, अरे a की जगह -4 है, b की जगह 7 है। तो ये मान आपका बदलता रहेगा, a और b के केवल मान बदलते रहेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x होता है, तो tan 7 माइनस 4x, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है -4, वो बटे में आएगा तो अपॉन -4, ये हो गया -1/4 tan 7 माइनस 4x प्लस कांस्टेंट c। इस तरह देख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हेलो, हम बात कर रहे थे प्रतिस्थापन विधि का। तो इसमें जो है एक ये देखिए आगे के क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए दिया हुआ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है cos x अपान 1 प्लस cos x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब देखिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करते हैं। एक चीज़ मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या होता है, डिनोमिनेटर जितना छोटा रखेंगे क्वेश्चन उतना ही आसानी से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है 1 प्लस cos x, ऊपर दिया है cos x। तो हमें क्या करना है, ऊपर और नीचे 1 माइनस cos x का गुणा कर लेना है। ऊपर भी 1 माइनस cos x, नीचे भी 1 माइनस cos x। तो 1 माइनस cos x का ऊपर और नीचे गुणा किया हमने, तो ये cos x ब्रैकेट में 1 माइनस cos x, और नीचे देखिए एक कोष्टक में 1 प्लस cos x, दूसरे में 1 माइनस cos x, तो ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर x dx। अब 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि आप जानते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1।
तो उसको cos स्क्वायर एक्स को उधर ले जाइए, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। तो जहाँ 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स रख देंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स यहाँ नीचे है, ऊपर हम कास एक्स का गुणा कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका कास एक्स 1 में करेंगे तो कास एक्स हो गया, और माइनस कास एक्स में करेंगे तो माइनस कास स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हो गया कास एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स। अलग अलग करेंगे दोनों को, तो अलग किए हम, तो कास एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स अपान साइन एक्स इंटू 1 अपान साइन एक्स, माइनस ये कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पे देखिए कॉट एक्स, ये कॉस एक्स अपान साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट एक्स लिख सकते हैं। 1 अपान साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोसेक एक्स लिख सकते हैं। और देखिए डायरेक्ट कॉट स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन हमें पता नहीं होता नहीं, हम क्या करते हैं कॉट को कोसेक में बदल लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है। तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स ये होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से 1 को उधर ले जाइए, तो कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका, जहाँ कॉट स्क्वायर एक्स है वहाँ हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर माइनस 1। देखिए कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस, अब ये ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो कोसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक, ये ब्रैकेट टूटेगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और 1 का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 1। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स कोसेक एक्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स या इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स दोनों एक ही चीज़ है। तो इसका क्या होता है, यहाँ पे ये हो गया, अलग अलग कर रहे हैं सबको, फिर को माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। देखिए कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स या कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स, और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स का होगा एक्स प्लस एक कांस्टेंट सी, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या आया, माइनस कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट सी। अब इसमें देखिए अगर ये इंटीग्रेशन है दिया हुआ है, तो इसमें देखिए कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको लागू नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन देख के ही पता चलता है कि नीचे अगर 1 प्लस कास एक्स है, तो जब तक 1 प्लस कास एक्स है ये क्या है, इंटीग्रेट नहीं होगा। कहीं हम कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं दिख रहा है इसमें कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहीं प्रेजेंट है न्यूमरेटर का, अरे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में, ऐसा कुछ इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। या दो फंक्शन का गुणा हो कॉस एक्स इंटू 1 अपान 1 प्लस कॉस एक्स, तो इस तरह की कोई भी चीज़ यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और ऊपर और नीचे 1 माइनस कॉस एक्स का गुणा कर देंगे। ऊपर और नीचे 1 माइनस कॉस एक्स का गुणा करेंगे आप, तो ये आपका बदल जाएगा, नीचे वाला बदल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से हम इसको बदल के फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इसका कर लेंगे। ठीक इसी तरह से और आगे देखिए, देखिए प्रतिस्थापन विधि का जो फार्मूला था ए एक्स प्लस बी वाला, वही वो सारे फार्मूलों में जहाँ कहीं भी है, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म के फार्मूले हैं, जैसे मान लीजिए कि ए एक्स टू द पावर एन का है, तो वहाँ ए एक्स प्लस बी पे पावर एन का करके रखेंगे, तो वही चीज़ें जो है फार्मूले के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। एक देखिए प्रतिस्थापन विधि का ही है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 4x माइनस 5। अब देखिए वही का वही रहता है, ई टू द पावर का ई पे जो भी पावर रहता है उसका इंटीग्रेशन वही का वही रहेगा। तो देखिए वही का वही है। फिर क्या है इसमें, ये है आपका 4x ई टू द पावर 4x माइनस 5
और इसमें क्या है, x का गुणांक जो है 4 वो बटे में आ जाता है। तो इस तरह से ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो भी इंटीग्रेशन हमको ज्ञात करना होता है वो क्वेश्चन देख के आपको पता चलेगा कि क्या ज्ञात करना है। या आपको बताया हमने क्वेश्चन नंबर 18। और इस तरह से अब इसका जो है क्वेश्चन अब नहीं बताएंगे, अब सीधे हम आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जो भी क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम्पल हैं, जो ऑनलाइन क्लास में नहीं बताया हमने, क्योंकि सारे क्वेश्चन उसमें बताए नहीं जा सकते, तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेंगे और उनको आप वीडियो में देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। तो इस तरह से हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के भी क्वेश्चन बता दिए। ये बता दिया था आपको e⁻x log a, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे जिसमें e⁻ करके दिया रहता है, और वो क्वेश्चन क्या होता है कि काफ़ी ईजी होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये फार्मूला ये हमेशा के लिए याद रखिए, e⁻log x = x, और कहीं भी ई पे अगर पावर लॉग के रूप में है तो ये समझ लीजिए कि ये ज़रूर लागू होगा। जैसे ये लागू होता है क्वेश्चन को क्या करता है, छोटा कर देता है। तो इसका भी यूज़ जो है कई जगह आप देखेंगे क्वेश्चन को। उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है कि अगर मान लीजिए हम ऐसा प्रतिस्थापन कर देते हैं कि क्वेश्चन क्या हो जाता है, क्वेश्चन छोटा हो जाता है। तो जो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़े हुए हैं उसमें आप देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आप पढ़े हुए हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे ये दिया हुआ है 1 tan इनवर्स 1 - tan x अपान 1 + tan x, अगर ये मान लीजिए दिया हुआ है। तो अब जानते हैं, देखिए यही क्या है, ये tan π/4, एक मिनट, ये आपका tan π/4 माइनस x है। तो अब जहाँ tan इनवर्स और tan आएगा तो मैंने पहले ही बताया था tan इनवर्स tan कट जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है इनको याद रखिए। और यहाँ पे ये फार्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए tan π/4, थोड़ा सा लिखने में इस पर दिक्कत होती है, प्लस थीटा इक्वल टू 1 + tan थीटा अपान 1 - tan थीटा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इंटीग्रेशन में कई जगह जो है ये काम आता है। कहीं पे अगर क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, अगर इस तरह से दे दिया है तो इस फार्मूले से क्या होता है, क्वेश्चन देख के ईजी हो जाता है। अब कहीं पे ये रहता है a + b का फॉर्म लिखा रहता है तो आपको पता चलता है, लेकिन अगर इस तरह से लिखा हुआ कहीं 1 + tan थीटा अपान 1 - tan थीटा इस तरह से लिखा हुआ है, तो एक बार आपका माइंड जो है इस फार्मूले की तरफ जाएगा तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अगर कहीं इधर उधर हो गया तो क्वेश्चन क्या होगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, फिर आप लगाते रह जाएंगे। तो कुछ फार्मूले ऐसे हैं जिनको याद रखिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को ईजी कर देते हैं। बहुत सारे प्रतिस्थापन है, जैसे मान लीजिए एक तो ये फार्मूला आपका ये देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे अगर इसका फार्मूला होता है cos 2x का, तो देखते हैं कई बार क्या होता है, क्वेश्चन को वो इजी कर देता है। cos² को किस में बदल लेते हैं हम, cos 2x में। इसी तरह क्यूब वाले में तो cos³ इक्वल टू क्या हो जाता है, 3 cos x + cos 3x/4। तो अब इन सब फार्मूलों का देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले जो है उनका यूज करिएगा तो क्वेश्चन वो यूज करने के बाद क्वेश्चन ईजी हो जाता है, और तब क्वेश्चन जो है आसानी से लगता है। इसके बाद हम बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये रहिए।